हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार जंगेड़ श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपना एक टॉपिक चल रहा है भारत के भौतिक विभाग। इस भारत के भौतिक विभाग का आगे वाला जो पोर्शन है अपन वही पढ़ेंगे। भारत के भौतिक विभाग मुख्य टॉपिक तो ये हो गया। इसके अंदर अपना चल रहा है उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है भाई। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है या उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, आपको अपन पढ़ चुके हैं, हिमालय के सारे पार्ट पढ़ लिए अपन ने। अब आज अपन पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान, तो उत्तर के विशाल मैदान नाम से पता है, मतलब काफी लंबे चौड़े मैदान यहाँ पर भारत के अंदर पाए जाते हैं। पहली बात तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था? हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं, इन हिमालय की नदियों ने क्या किया? अपर्दन किया। अपर्दन करने के कारण इन नदियों ने बड़ी मात्रा में जो मलबा वगैरह है या मिट्टी वगैरह के अवसाद है, ये अवसाद लाकर हिमालय के जो आगे वाले क्षेत्र है, समतल भाग है, उनके अंदर लाकर बिछा दिया। इसकी वजह से ये जो अपने उत्तर के मैदान है या विशाल मैदान है, इनका निर्माण माना गया है। इसके अलावा अगर बात करें अपन भूगर्भिक दृष्टि से, तो ये भारत का सबसे नवीन प्रदेश है। भारत का सबसे नवीन मतलब संरचनात्मक रूप से देखें तो सभी प्रकार के हिमालय, पर्वतीय पठार, मरुस्थल वगैरह, इन सब के बाद में सबसे बाद में जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था? उत्तर के विशाल मैदानों का, ठीक है। इनको विशाल खेत भी कहा जाता है। भारत के विशाल खेत भी कहा जाता है। खेत क्यों कहा जाता है भाई? खेत कहने का कारण ये मैदान उपजाऊ होते हैं और इनके अंदर कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए इनको भारत के विशाल खेत भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पूछ ले भाई, इनका उत्पत्ति विकास कब हुआ? तो ये हुआ था आपका प्लीस्टोसीन काल के अंदर, प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है ना। चतुर्थ कल्प था अपना पृथ्वी की जो संरचना है, इसकी उम्र के अंदर अपने पढ़े थे ये कल्प वगैरह, उसके अंदर जो प्लीस्टोसीन काल जो था, इस काल के अंदर भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान है, इनका निर्माण माना गया है, ठीक है। इस प्रदेश को सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान या फिर अपन ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनके नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात करें अपन, तो विस्तार में ये जो पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब, इस पंजाब से लेकर भारत में जो नागालैंड है, नागालैंड, ये नागालैंड तक इसका विस्तार है वो माना गया है। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर नागालैंड तक इसका विस्तार है और इसकी कुल लंबाई अगर बात करें अपन, कुल लंबाई तो लगभग लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई मानी गई है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई तथा लगभग 500 किलोमीटर के आसपास में चौड़ा है। तो इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी आ गई, गंगा और इसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां लगभग आ गई सारी की सारी, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया कि नदियों का निक्षेप जमा होता गया और जमा होने के साथ साथ में धीरे धीरे भारत के अंदर जो उत्तर के विशाल मैदान है, इनका निर्माण होता गया। अगर अपन बात करें कि कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ भारत की, तो देखिए भारत के राज्य में आ गया आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं है, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के अंदर मुख्य रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। और इन राज्यों के अंदर भारत में जो खाद्यान्न है या अनाज वगैरह का उत्पादन भी सर्वाधिक माना जाता है। उसका कारण ये कि यहाँ के जो मैदान है और दूसरी बात यहाँ पर जल की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में जो खाद्यान्न है या अन्य जो फसलें इनका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। अब भौगोलिक दृष्टि से जो ये अपने मैदान है इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। उत्तर के विशाल मैदानों का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। तो वर्गीकरण में अपन पहले देख लेते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है, पहले भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद में अपन करेंगे इसका प्रादेशिक वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, भौगोलिक वर्गीकरण के अंदर इसके 4 पार्ट है। पहला नाम आता है भाबर, दूसरा आता है आपका तराई, तीसरा आता है आपका बांगर, और नंबर 4 आता है आपका खादर। ठीक है, ये 4 प्रकार इसके माने गए भौगोलिक दृष्टि से अपन देखे तो अब इसके अंदर इनको एक एक देख लेते हैं कि अपने भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर किसे कहते हैं या खादर क्या होता है। पहला देखते हैं अपन भाबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में पहले, भाबर क्या होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए भाबर जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदी जो है, नदी बहती है और नदी बहने के बाद में जैसे नदी का उद्गम जहाँ से होता है या नदी जहाँ पर युवावस्था के अंदर होती है, इस युवावस्था के अंदर नदी के अंदर पानी की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ जो है अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर अवसाद वगैरह साथ में बहाकर लाती है। लेकिन जब वो ढाल बंद हो जाते हैं, कम ढाल वाले क्षेत्र हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में नदी के पानी की स्पीड क्या होती है, कम। पानी की स्पीड कम होने के कारण नदी का पानी वो अवसाद जहाँ पर आते हैं, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वगैरह आते हैं, उनको आगे ले जाने में नदी क्या हो जाती है, असक्षम। इसके कारण नदी उन कंकड़ पत्थरों को एक विशेष क्षेत्र में जमा कर देती है। शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय कौन सा था, कल अपन ने पढ़ा था, उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे छोटा भाग या नीचा भाग शिवालिक हिमालय कहलाता है। तो इस शिवालिक हिमालय के अंदर लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर इसके जो पर्वतपदीय भाग है, पर्वतपदीय भाग का मतलब पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र जहां पर समतल मैदान पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में या छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर ये भाबर मिलेंगे। अब जैसे क्या होता है कि जैसे ये इस प्रकार नदी का उद्गम यहाँ से हुआ, अब पानी की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। पहाड़ी क्षेत्रों में, स्पीड वाले क्षेत्रों में नदी के पानी की स्पीड ज्यादा होती है। जैसे ही वो कम ढाल वाले क्षेत्रों में आएगी, जैसे ये वाला भाग है, इस भाग के अंदर कंकड़ वगैरह क्या होते हैं, पत्थर, कंकड़ या बड़े बड़े चट्टानें जो है वो ऐसे जमा हो जाते हैं। अब जमा होने के कारण क्या होता है कि नदी का जो पानी है वो इन चट्टानों के नीचे की ओर से बहता रहता है, भूमिगत रूप से बहता है, ऐसे भूमिगत बहता है, बाहर दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई नदी बह रही है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, भाबर बोलते हैं। सीधी सटीक कोई भाषा के रूप में अपन देखें तो आपको ये बताया है कि नदी का वह भाग जहाँ पर पानी चलता हुआ दिखाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं अपन, भाबर के नाम से जानते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कितनी लंबाई में पाया जाता है, 8 से 15 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है, इस चौड़ाई के अंदर ये पाया जाता है। तो समझ में आया होगा आपको भाबर क्या होता है। इस भाबर के बाद में दूसरा क्षेत्र देखो क्रम से आएगा, तराई। तराई क्या होती है, देखो जैसे भाबर वाले क्षेत्र के अंदर 8 से 15-16 किलोमीटर के लगभग नदी भूमिगत रूप से बहती है, और भूमिगत रूप से बहने के बाद में वह स्थान जहां पर नदी
का जल पुनः प्रकट हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है। तो जहां पर वो पानी जो है बाहर आ जाता है कंकड़ पत्थरों से, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है आपका तराई प्रदेश बोलते हैं, इसको तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है, मतलब नदी जहां पर है, जैसे कंकड़ पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे पानी बह रहा था, वो भाग तो भागुर हो गया और 8 से 15-16 किलोमीटर के लगभग बहने के बाद में जहां पर नदी का पानी पुनः प्रकट हो जाता है, उस पानी को अपन क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। ठीक है, तो इस क्षेत्र की चौड़ाई अगर अपन बात करें तो लगभग 15 से लेके 30 किलोमीटर तक क्या होता है? चौड़ा होता है। तराई की चौड़ाई कितनी होती है? 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक लगभग चौड़ाई होती है। और साथ में यहाँ पर कंकड़ पत्थर, रेत है, चिकनी मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। इसी की वजह से यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। और इसे दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश या तराई का मैदान कहा जाता है। अब दलदल क्षेत्र बन गया, तो दलदल क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है? वनस्पति या घास, पेड़ पौधे वगैरह खूब उग जाते हैं पानी मिलने के कारण। तो बहुत सारी वनस्पति उगने के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, कृषि कार्य वगैरह क्षेत्र में किसी प्रकार का नहीं होता, ना भाबर में होता है ना ही तराई में होता है। फिर अगला देखो, 3 नंबर है आपका बांगर। ठीक है, बांगर। तो सीधी परिभाषा के रूप में अगर अपन कहें तो सीधा कहेंगे अपन नदियों द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ों को बांगर कहा जाता है। बांगर कहा जाता है। अब यहाँ पर इसकी खासियत क्या होती है? नदी के द्वारा निर्मित होता है और पुराने जलोढ़, ठीक है ना, पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। खासियत क्या होती है? यहाँ पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता है, बाढ़ का पानी हर साल या हर वर्ष नहीं पहुँचता है। ठीक है, बाढ़ का पानी हर साल यहाँ पर नहीं जाता है। और इसकी विशेषता होती है मिट्टी के कण मोटे होते हैं। मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है ना, मोटे होते हैं। तो मिट्टी के कण मोटे होने के कारण ये कम उपजाऊ होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है ना, कम उपजाऊ भी होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? रसायनों का प्रयोग, रसायन व खाद का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। समझ में आ रहा है? बांगर क्या होता है? नदी द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ क्या होते हैं? बांगर। बाढ़ का पानी यहाँ पर हर साल नहीं पहुँचता है। मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे। और मिट्टी के कण जब मोटे होते हैं तो उपजाऊ भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, और कम उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पर जो रसायन और खाद वगैरह का प्रयोग करके कृषि कार्य भी किया जाता है। एक खासियत क्या होती है इसमें? यहाँ पर सिंचाई ज्यादा की जाती है, यहाँ पर सिंचाई ज्यादा की जाती है क्योंकि इस पानी को, मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। तो सिंचाई अधिक की जाती है। सिंचाई अधिक की जाती है तो सिंचाई अधिक होने का भी एक नुकसान होता है मिट्टी के अंदर। सिंचाई ज्यादा होने के कारण मिट्टी कैसी हो जाती है? नमकीन हो जाती है। मतलब इसके अंदर नमक के कण मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी कैसी हो जाती है? नमकीन। तो ऐसी जो मिट्टी होती है, नमकीन मिट्टी होती है,
इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रेह, या इसको कल्लर भूमि भी कहा जाता है। कल्लर रेह या कल्लर भूमि, एक बार पूछ लेते परीक्षा में रेह क्या होता है या कल्लर क्या होता है। तो बांगर क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी नमकीन हो रही है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं अपन, रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपना चौथा पार्ट है खादर। बांगर और खादर एक दूसरे के अपोजिट है। नदियों द्वारा निर्मित, परिभाषा हो जाएगी, नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ों को नवीन जलोढ़ खादर कहलाते हैं। नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ क्या कहलाते हैं, खादर कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इसके अंदर बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है, ठीक है। हर साल यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचकर मिट्टी के नई परत बिछा देता है, ठीक है। मिट्टी के कण एकदम बारीक होते हैं, कण बारीक होते हैं। और दूसरी बात, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है, अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है। मतलब इस मृदा के अंदर किसी प्रकार की खाद रसायन वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है, सिंचाई की आवश्यकता भी क्या होती है, कम होती है। और उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर पाया जाता है खादर, खादर पाए जाते हैं आपके जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, खादर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रकार और देखते हैं अपने, तो एक होते हैं अति नवीन जलोढ़। अब अति नवीन जलोढ़ कौन सा हो गया भाई, ये जो है नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं, नदी के मुहाने पर या डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदी के मुहाने या नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लगातार मिट्टी नहीं आती रहती है, मतलब नदी के साथ में जो अवसाद आते हैं वो अवसाद समुद्र में मिलने से पहले उसके आसपास वाले भाग में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को अपन कहते हैं अति नवीन जलोढ़। चावल की कृषि और नारियल की कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है उसको कहते हैं अपन सुंदरवन का डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसके बाद में देखो, ये तो भौगोलिक वर्गीकरण हो गया, समझ में आया होगा आपको। और अगला जो वर्गीकरण है उसका आधार है आपका प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण कि कौन कौन से प्रदेशों में किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो है 4 प्रकार है मुख्य रूप से इसके। कितने प्रकार है? 4। पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं अपन सिंधु सतलज का मैदान या इसको बोलते हैं अपन पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान फटाफट अपन देख लेते हैं। देखो सिंधु सतलज का नाम आ रहा है, तो इन नदियों का जो भाग है या ये नदी जहाँ पर बहती है उस क्षेत्र में जो मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सिंधु सतलज नदी के मैदान। लगभग 1,75,000 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंधु सतलज के मैदान है वो पाए जाते हैं।
इसका विस्तार पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली तक मतलब इसका विस्तार है वो माना गया है। इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से दो नदियां बहती है, सिंधु और सतलज। इनकी सहायक नदियां जैसे झेलम है, रावी, व्यास और दो नदियां ये हैं। ये प्रमुख रूप से ये नदियां बहती है और इन्हीं के द्वारा ये मैदान जो है निर्मित है। तो इस क्षेत्र के अंदर कई बार बाढ़ वगैरह अधिक आती है, बांगर वाले क्षेत्र भी है, खादर वाले क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो 5 नदियां मिलती है, सिंधु, सतलज, झेलम, रावी और व्यास, महज नदी सिंधु है, सिंधु की सहायक नदी सतलज है और बाकी सभी सतलज नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। तो ये 5 नदियां जो है मिलकर क्या बनाती है, दोआब बनाती है। क्या बनाती है भाई, दोआब। अब कोई पूछे कि दोआब क्या होता है, तो दोआब होता है आपका दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। ठीक है, कौन कौन से दोआब है वो मैं बता देता हूं आपको। पहला है आपका विष्ट दोआब। कौन सा है, विष्ट दोआब। ये विष्ट दोआब जो है सतलज व व्यास नदियों के बीच में, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे अपन। तो सतलज और व्यास के बीच में कौन सा दोआब है, विष्ट दोआब। इसके बाद में आएगा आपका बारी, बारी दोआब। तो बारी दोआब जो है ये आपका व्यास और रावी नदी के बीच में है। कौन सी नदी के बीच में है, व्यास और रावी के बीच में। तीसरा जो है उसको बोलते हैं अपन रचना, रचना दोआब। ये आ जाएगा आपका रचना दोआब जो है ये आपका रावी और चिनाब नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जो दोआब उसको क्या कहते हैं अपन, रचना दोआब। फिर एक चौथा जो है उसको बोलते हैं अपन चेत, चेत दोआब। यह आपका चिनाब और झेलम नदी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, चेत दोआब कहाँ पाया जाता है, चिनाब और झेलम के बीच में। लास्ट में एक बच गया, इसको बोलते हैं सिंधु सागर, सिंधु सागर। तो सिंधु सागर जो दोआब है ये पाया जाता है आपका झेलम नदी व सिंधु के बीच। इस प्रकार से ये 5 दोआब इस सिंधु सतलज के मैदान में पाए जाते हैं। उपजाऊ मैदान है और इस क्षेत्र में भी खाद्यान्नों का उत्पादन हो, फसलों का उत्पादन हो अधिक होता है। अब यहाँ पर परेशानी क्या आ रही है, परेशानी आ रही है यहाँ पर उर्वरक व कीटनाशक प्लस रसायन आदि का प्रयोग क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इनका प्रयोग अधिक हो रहा है। इनका प्रयोग अधिक करने के कारण सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक होती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सारे प्रयोग करने के कारण यहाँ पर भूमि क्या हो रही है, बंजर हो रही है। मतलब जमीन का उपजाऊपन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है अधिक सिंचाई करने के कारण, या फिर इन रसायनों को डालने के कारण। सबसे बड़ी समस्या होगी जैसे सेम की समस्या है, लवणीयता है, क्षारीयता है, ये सारी समस्याएं इसके सामने धीरे धीरे आ रही है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण में पहला हो गया आपका सिंधु सतलज का मैदान। उसके बाद में आपका दूसरा मैदान आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ठीक है, क्षेत्र है गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका गंगा का मैदान। इस गंगा का मैदान जो है इसको 2 भागों में बांटे। एक तो बोलते हैं रुहेलखंड का, इसके 2 भाग है, रुहेलखंड
और एक आपका मगध का मैदान। ये दो भाग है, दो भागों में इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, बुंदेलखंड जो है ये पश्चिम में आ गया आपका उत्तर प्रदेश में, और दूसरा ये वाला आ जाएगा आपका बिहार के अंदर। ये जो भाग है ये भी भारत का अत्यंत उपजाऊ भाग है, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है ना। बुंदेलखंड और मगध का जो मैदान है गंगा वाले, गंगा और उसकी साइड नदियों के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी इसको तीन भागों में बांटा गया। देखो, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर है गंगा, यमुना, रामगंगा आदि नदियों का बहाव है, और इस भाग के अंदर बांगर ज्यादा पाए जाते हैं। फिर मध्य गंगा का जो मैदान है इसके अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इसका विस्तार आता है। जैसे बुंदेलखंड का जो मैदान है ये वाला भाग इसी में आ जाता है। इसके अंदर गोमती, घाघरा, बेतवा, गंडक, कोसी, ये जो नदियां हैं ये गंगा के अंदर आकर मिल जाती है, और नदी का ढाल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर हर वर्ष क्या आती है, बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। हमारे प्रतिवर्ष किसकी समस्या आती है, बाढ़ की समस्या आती है। तो बाढ़ की समस्या भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फसलें इस बाढ़ के अंदर डूबने के कारण बर्बाद हो जाती है। ठीक है, कोसी नदी है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये गंगा का मैदान आ गया। तीसरा जो है